अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था वैक्यूल एंड सेंट्रियोल। आज की वीडियो में हम लास्ट ऑर्गेनल कवर करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ये अक्सर MCQ में भी पूछा जाता है। न्यूक्लियस है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल का जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है वो कौन सा है? न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस सेल के तमाम फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन है ना, जो कि बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। एनिमल सेल में हमें न्यूक्लियस मिलता है सेंट्रली, ठीक है, सेंटर में हमें न्यूक्लियस मिलेगा, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड पर शिफ्ट हो चुका होता है। यह हमें साइड्स पे मिलता है, क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो पुश हो जाता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, इसलिए हमें सेंटर पे मिलता है। अच्छा, इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। ज़्यादातर जो न्यूक्लियस हमें मिलता है वो स्फेरिकल शेप में मिलता है, जबकि कुछ सेल्स में ये लोब की फॉर्म में भी होता है। इसके डिफरेंट लोब्स होते हैं इस तरह से। अच्छा, अब न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें 4 चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, देन न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। इन चारों स्ट्रक्चर्स को हमने डिटेल में पढ़ना है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ स्ट्रक्चर में फ़र्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। जब भी हम ऑर्गेनल की बात करते हैं हम देखते हैं ना कि वो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है, और अगर है तो कितनी लेयर्स हैं मेम्ब्रेन की, सिंगल है या फिर डबल है। तो न्यूक्लियस इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स होती हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, ठीक है। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो इट्स अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। अब इन दोनों लेयर्स के दरमियान देख सकते हो कि थिन स्पेस है, जो कि फिल्ड होता है फ्लूइड से। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स मौजूद हैं। अगर याद हो तो हमने सेल मेम्ब्रेन में भी देखे थे कि वहाँ पर भी कुछ चैनल्स थे, पोर्स थे, ठीक है, जिसके ज़रिए सब्सटेंस सेल के बाहर से अंदर आ रहा था और अंदर से बाहर जा रहा था। उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी क्या है, कुछ पोर्स मौजूद हैं, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स कैसे बनेंगे? प्रोटीन से बनेंगे। देखो, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वही होगा। ये मेम्ब्रेन भी किससे बनी होगी? ये भी लिपिड से बनी है, ठीक है। और लिपिड के साथ क्या मौजूद होता है? मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। वही प्रोटीन्स क्या बना रहे हैं? यहाँ पे पोर्स बना रहे हैं। यही प्रोटीन्स क्या बना रहे हैं? पोर्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमें पोर्स भी दिखते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये किससे बना है? प्रोटीन से बना है ना। किससे बना है? प्रोटीन से। वो प्रोटीन जो न्यूक्लियर पोर बनाएगा उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोपोरेंस। इन न्यूक्लियर पोर के ज़रिए क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस इस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जा सकता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है। तो ये एक तरह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर के इंटरनल एनवायरनमेंट को कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियस का लिक्विड। प्लाज्म मीन्स लिक्विड, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड एक लिक्विड लाइक मटेरियल फिल्ड है, फ्लूइड लाइक मटेरियल, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये कैसा फ्लूइड है? प्रोटीन रिच फ्लूइड है। इसका एक और नाम है कैरियोलिम्फ। कैरियो का वर्ड जहाँ भी है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, और लिम्फ हम कहते हैं लिक्विड को, फ्लूइड को। तो न्यूक्लियस का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ।
अच्छा, अब इसकी कॉम्पोजिशन अगर हम देखें कि ये किन चीज़ों से मिल के बना है, तो इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है साइटोप्लाज्म से। इसकी कॉम्पोजिशन में क्या क्या है? प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा डीएनए है, आरएनए, पॉलीमरेज, एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, मेटल आयन। देखो न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? डीएनए। और डीएनए से ही क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। मतलब हमारी बॉडी में जो भी एंजाइम्स हैं या जो भी प्रोटीन फंक्शन कर रहे हैं, वो कहाँ से बनना शुरू हो रहे हैं? वो डीएनए से बनना शुरू हो रहे हैं। डीएनए से पढ़ा हो अगर प्रोटीन सिंथेसिस, जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस, तो डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए आगे जाके ट्रांसलेट होता है और बनाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन बनने का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, डीएनए से स्टार्ट हो रहा है। तो डीएनए में भी डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए भी डिफरेंट तरह के हमें क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, और कुछ ऐसे आइंस चाहिए जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। तो वो तमाम चीज़ें कहाँ मौजूद होंगी? वो न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होंगी। जैसे कि हमने साइटोप्लाज्म में पढ़ा था ना कि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। तो वो तमाम रिएक्शंस के लिए सबस्ट्रेट प्रोवाइड करना, एंजाइम प्रोवाइड करना, या जो भी चीज़ उस रिएक्शन में चाहिए वो प्रोवाइड कहाँ से होगी? कौन प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। किससे रिलेटेड हैं वो रिएक्शंस? वो डीएनए से, आरएनए से रिलेटेड रिएक्शंस हैं। डीएनए फॉर्म हो रहा है, आरएनए फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमें डिफरेंट तरह के क्या चाहिए होंगे? एंजाइम्स चाहिए होंगे, और भी कुछ आइंस चाहिए होंगे। वो तमाम कौन प्रोवाइड करेगा? वो कहाँ पे मौजूद होंगे वो सब्सटेंसेस? न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो इसी वजह से इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है साइटोप्लाज्म से, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। नाउ थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, तो इसके अंदर हमें इस तरह से एक स्फेरिकल बॉडी दिखती है। इससे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट है कि वन और मोर इन नंबर। डिफरेंट सेल्स में न्यूक्लियोलस के डिफरेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स में हमें ये एक मिलेगा, कुछ में एक से ज़्यादा। इसके अलावा न्यूक्लियस की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें तो ये बना है आरएनए से। डिफरेंट तरह के आरएनए से मिल के न्यूक्लियोलस बनता है। और न्यूक्लियोलस का काम क्या है? फंक्शन, ये राइबोसोम्स को फॉर्म करता है। तो राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में फॉर्म होते हैं, और फिर न्यूक्लियर पोर के ज़रिए राइबोसोम साइटोप्लाज्म में आते हैं और फिर अपना फंक्शन करते हैं। नाउ फोर्थ कंपोनेंट जो कि हम डिस्कस करें, दैट इज़ क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क को हम न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ये क्या है? एक तरह का नेटवर्क है, रेटिकुलम है। ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे न्यूक्लियस में स्प्रेड हुआ है। अब ये नेटवर्क है कैसा और किससे बना हुआ है? तो न्यूमरस फाइन स्ट्रैंड्स मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, डीएनए प्लस प्रोटीन। देखो डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। डीएनए है, ये डीएनए का स्ट्रैंड आ गया, इसमें प्रोटीन मौजूद है। इसके साथ ही डीएनए के साथ ही क्या अटैच है? प्रोटीन अटैच है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे? कि क्रोमेटिन मटेरियल है। डीएनए प्लस प्रोटीन, क्रोमेटिन मटेरियल। अच्छा, क्रोमेटिन मटेरियल में जो प्रोटीन मौजूद होता है इसे हम कहते हैं हिस्टोन। इसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ मौजूद होगा? क्रोमेटिन मटेरियल में। क्रोमेटिन नेटवर्क बनाएगा, ठीक है। ये हो गया क्रोमेटिन मटेरियल। अब यही जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, ये स्ट्रैंड की फॉर्म में पूरे न्यूक्लियस में स्प्रेड हुआ हुआ है और एक नेटवर्क फॉर्म किया हुआ है। उसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। इस डायग्राम में न्यूक्लियोलस के अराउंड जो नेटवर्क दिख रहा है, ये क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। क्रोमेटिन नेटवर्क हमें सिर्फ दिखेगा नॉन डिवाइडिंग सेल्स में। एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। सेल अभी डिवाइड नहीं हो रहा, नॉन डिवाइडिंग सेल है। इसके न्यूक्लियस में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन नेटवर्क। सही है, ये हमें दिखेगा सिर्फ इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो अब डिवाइडिंग सेल्स में हमें क्या दिखेगा? देखो डिवाइडिंग सेल में ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। ये इस तरह से पूरा एक स्ट्रैंड था, ये ब्रेक हो गया।
स्मॉल पार्ट्स में। ये जो एक स्मॉल पार्ट है ना, ये एक स्मॉल पार्ट है, ये कॉइल होगा इस तरह से और कंडेंस हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ये कॉइल होगा और थिक हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। इस कंडेंस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होगा, हमें न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखेगा, क्रोमेटिन नेटवर्क। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, डिवाइडिंग सेल में अगर हम देखेंगे, हमें क्रोमेटिन नेटवर्क नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा। क्योंकि डिवाइडिंग सेल में क्या हुआ, जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, क्रोमेटिन मटेरियल, वो ब्रेक हो गया स्मॉल पार्ट्स में और एक सिंगल पार्ट कंडेंस हो गया, और कंडेंस होकर इसने क्या बना लिया, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्रोमोसोम है क्या, थिक थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर है, थिक थ्रेड, और बना हुआ किससे, कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल से, कंडेंस क्रोमेटिन मटेरियल। देखो ड्यूरिंग सेल डिवीजन हो क्या रहा है, ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस आ गया और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होगा, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होगा, नंबर 1, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, ठीक है। नंबर 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो गई। नंबर 2, ये न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया। अब थर्ड नंबर पे क्या होगा, ये क्रोमेटिन मटेरियल था, अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, ये स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हो गया और इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होने लगा है, अब कंडेंस हो रहा है। कंडेंसेशन के बाद, कॉइलिंग के बाद, जो ये एक सिंगल थ्रेड है, इसे हम क्या कहेंगे कि ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये क्रोमोसोम बन गया। अब ये सेल में इस तरह से हमें दिखेगा। ये बात समझ आई कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या हो रहा है। अब क्या दिखेगा हमें, क्रोमोसोम। तो डिवाइडिंग सेल में हमें दिखेगा क्रोमोसोम, नॉन डिवाइडिंग सेल में हमें दिखेगा न्यूक्लियर रेटिकुलम या फिर क्रोमेटिन नेटवर्क। अब क्रोमोसोम में मज़ीद बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्रोमोसोम क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पार्ट्स कितने हैं, उसकी टाइप्स कितनी हैं, तमाम बातें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।